बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज एग्जिट पोल इंडिया टीवी पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में किसकी बयार बही, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। हमने अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सीट की चर्चा की है, सैनी साहब और हुड्डा साहब की सीट की। अब जरा तेज गति से आगे बहुत सारी सीटों की चर्चा हम लोग करेंगे। पवन नारा मेरे साथी हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, राजकुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट आपको बता रहे हैं हरियाणा के पॉलिटिक्स की बारीकियां, अर्जुन सिंह कादियान जी हमारे साथ हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पिछली बार की सरकार के किंग मेकर की, दुष्यंत चौटाला की। पवन। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला अब की बार उचाना से एक बार फिर मैदान में है। मुकाबला बृजेंद्र सिंह से है जो कि बीजेपी से वापस कांग्रेस की तरफ आए हैं और यह बेहद मुश्किल सीट मानी जा रही है। और यहां के जो जमीनी हालात हैं वो ये इशारा कर रहे हैं सौरभ जी कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला दूसरे नहीं तीसरे स्थान पर रह सकते, अपनी सीट पर, तीसरे बिल्कुल नंबर पर अपने सीट पर। ये इनका पूरा चुनाव तो मुझे लगता है माफी मांगने में निकल गया। अब बिल्कुल सर, पिछली बार लगभग 47,000 वोट से जीते थे और जाट वोट के हिसाब से अगर बात कर लें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा जाट वोटर है वहाँ पे। लेकिन बीजेपी के साथ जाना जाटों के भीतर बहुत ज़्यादा नाराज़गी वाला फैक्टर हो गया है इस बार उनके लिए। और बीजेपी की जो उम्मीदें हैं उस सीट पर सौरभ, वो ये कि अगर जाट वोटों में ठीक ठीक बंटवारा हो गया तो फिर बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति हो सकती है, अन्यथा फिर बृजेंद्र सिंह जो कि वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं उनके लिए कोई मुसीबत वहां पे होगी नहीं। अर्जुन, दुष्यंत चौटाला कोई फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में या बिल्कुल, बहुत से लोग कहते हैं बिल्कुल खत्म है? बिल्कुल खत्म है। इस चुनाव के अंदर ये बात बोलना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। 2019 में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर आए थे इनेलो के साथ, जब उन्होंने अपना अलग से पार्टी बनाई थी, तो दुष्यंत चौटाला एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। किंग मेकर अपने जो उनके परदादा लगे देवीलाल जी, उनके साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हैं और उस इमेजिनेशन में जरूर जीते थे। परंतु 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन करना और उसके बाद सरकार को जिस तरह से चलाया गया, और चाहे किसान आंदोलन हो या और भी कितने ही मुद्दे रहे हों पिछले 5 वर्षों के अंदर, उन सब के अंदर दुष्यंत चौटाला की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत गिरी है। ठीक। अभी लोकसभा के अंदर भी देखें आप, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी ये कहना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा कि इनफैक्ट आज जेजेपी से बेटर पोजीशन आईएनएलडी है। अभय चौटाला की जो दीवानगी है शायद वोटर्स के अंदर दुष्यंत चौटाला के कंपैरिजन में ज्यादा है। और दूसरा ये भी बात समझनी जरूरी है कि ये चुनाव रिपीटेडली, जो मेरे ख्याल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने भाषणों के अंदर, अपने जनसभाओं के अंदर बार बार बोल रहे थे कि चुनाव जिसको वो बनाना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि भाजपा वर्सेस इफ यू वांट टू वोट अगेंस्ट बीजेपी, तो भाजपा या नॉन भाजपा वाला चुनाव बनाने का प्रयास किया था। तो उसके अंदर मतदाताओं के पास जब ऑप्शन आता है कि भाजपा को करना है या नॉन बीजेपी करना है, तो उसके अंदर एक तीसरा फैक्टर साइड में रख दिया जाता है। तो जिस वजह से दुष्यंत चौटाला इज नॉट एज बिग अ फैक्टर, जहां पर बृजेंद्र सिंह जो इस वक्त अच्छी मजबूती के साथ प्लेस हैं। दूसरी बात ये भी होगी, मैं एक बार पहले भी बताना चाह रहा था कि ये हमें इस बात को कम नहीं आंकना चाहिए कि हरियाणा के अंदर भाजपा की हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 15,000 के पास वोट हर जगह है, और वो जो वोट है वो पक्की वो मोदी फैक्टर वाली वोट है। तो आप कहीं पर भी रूरल बेल्ट के अंदर भी जाएंगे, एक कट्टर वोटर जरूर है जो भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को वोट करना पसंद करता है। बट क्या वो इतना सिग्निफिकेंट हम वेव बना पाए होंगे या बीजेपी वेव बना पाई होगी, वो मुझे नहीं लगता इस चुनाव के अंदर। तो जैसे कि आपने कहा, दुष्यंत चौटाला इतने सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं रहे। जी, आइए अब अगली सीट की बात करते हैं। ये अंबाला कैंट की सीट है और यहां से अनिल विज वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल विज, जिनकी बात हम लोगों ने खूब की, जो अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वक्त वक्त पर जाहिर कर रहे हैं और खुलकर जाहिर कर रहे हैं, उनका इलेक्शन कैसा रहने वाला है आइए एक नजर डालते हैं। बिल्कुल, चित्रा सरवारा कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट के तौर पर हैं, हुड्डा गुट से मानी जाती हैं, जो कि परविंदर सिंह परी जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मैदान में उन्हें उतारा गया है। और यहां चित्रा सरवारा के साथ कांग्रेस का स्थानीय संगठन नजर आता है, परविंदर सिंह के साथ कम नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में अनिल विज क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। दिस बात यह है कि कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत यहां जब्त हो सकती है। अच्छा। क्योंकि चित्रा सरवारा के पक्ष में कांग्रेस का वहां स्थानीय काडर काम कर रहा है, ये रिपोर्ट हमारे पास आ रही है। हालांकि चित्रा को पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन दिलचस्प बात होगी देवेंद्र जी, उनके पिताजी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं बगल वाली सीट से, बेटी विरोध में है और पार्टी से बाहर है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब प्रदेश के नेता का ही समर्थन हो तो फिर इसमें ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता। जीतने के बाद फिर वापस समर्थन कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को अगर जीती तो, लेकिन वो जीतने वाली संभावना नजर नहीं आ रही है। और अनिल विज के बारे में सौरभ एक चीज़ अगर आप देखें कि उनके बयानों के आधार पर हरियाणा से बाहर आप जो उनकी छवि बनाते हैं, लेकिन लोगों के साथ कनेक्ट या मंत्री के तौर पे जो उनका परफॉर्मेंस रहा, उन दोनों में बहुत बड़ा फासला है।
जैसे लोगों के साथ उनका कनेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है, क्षेत्र में संपर्क उनके बहुत अच्छे रहे हैं, और इस वजह से मुझे लगता नहीं कि इस बार के चुनाव में भी कोई बहुत बड़ी चुनौती वाली चीज़ उनके बारे में कही जा रही है। अभी तक जो कुछ भी आप पूछें वही बताया जा रहा है कि विजय आसानी से इस चुनाव को जीतेंगे। अनिल विज इकलौते बीजेपी स्टेट लीडरशिप में ऐसे नेता हैं जिनके घर आप जाओगे तो आपको 150-200 लोग मिल जाएं, हमेशा। वरना बीजेपी के नेताओं में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि उनका जनसंपर्क स्थानीय स्तर पर इतना नहीं है कि उनके घर पर कुछ लोग जुटे। हुड्डा अगर विपक्ष में है तो उनके घर में आपको 500-700 लोग मिलते हैं। मोटी बात है कि विज साहब का दर्द जायज है, दर्द जायज भी है, और विग साहब जमीनी नेता है। अगली सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐलानाबाद। हमने दुष्यंत चौटाला की बात की, अब उन्हीं के परिवार का दूसरा धड़ा जो यहां से चुनाव में है, अभय चौटाला, उनके चाचा हैं अभय चौटाला। चाचा हैं या ताऊ हैं? चाचा। वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने अमीर चंद भारतीय जनता पार्टी से हैं, कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल। बिल्कुल, और इस सीट पे अगर हम बात करें तो ये इकलौती सीट है जिसमें किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। और यहां पर कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर है, बीजेपी और कांग्रेस की बीच में लड़ाई है, लेकिन ये सीट आईएनएलडी निकाल लेगी। ये इकलौती एक सीट है जिसके बारे में कहा जा रहा है, नरवाना दूसरी सीट है जो एससी रिजर्व है। दो ये सीटें हैं जो बताया जा रहा है कि आईएनएलडी निकाल लेगी, और यही वो सीटें हैं जिनके आधार पर जेजेपी पे बेटर आईएनएलडी को आज माना जा रहा है। अभय चौटाला खुलकर कह रहे हैं कि हंग असेंबली होगी और हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। राजकुमार जी, देखिए, अगर हंग असेंबली होगी तो तय है कि उसमें अभय चौटाला और आईएनएलडी की भूमिका रहेगी। ओके। लेकिन क्या हंग असेंबली होने जा रही है? इंडियन नेशनल लोकदल ने वो रोल जरूर इस चुनाव में निभाने की कोशिश की गई है, या उनके जरिए निभाने की कोशिश की गई है। जैसा एक जिक्र अभी पवन जी ने किया था लाड़वा में, सपना बरसामी जीतेंगे नहीं लेकिन हर जीत का फैसला कर सकती है। तो इस तरह की कई सीटें हैं, और आईएनएलडी डेफिनेटली जेजेपी से बेटर करने जा रही है। लेकिन मैं एक बात फिर भी कहूँगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला अभी युवा हैं, तो ये मान लेना कि पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे, जल्दबाजी होगी। हाँ, इस चुनाव में शायद उनकी पार्टी का खाता भी ना खुले। और एक दिलचस्प बात तोचाना के बारे में आपको बताऊं, 2009 में इसी सीट से ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को हराया था, और बीरेंद्र सिंह का पॉलिटिकल कैरियर कांग्रेस में लगभग क्वेश्चन मार्क उस पर लग गया था। 2019 में दुष्यंत चौटाला ने इस सीट से प्रेमलता को हराया, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी है, और इस बार उनका मुकाबला बीरेंद्र सिंह के बेटे से हो रहा है। तो ये दो परिवारों की पॉलिटिकल राइवलरी भी है। और दिलचस्प ये है कि बीरेंद्र सिंह लगातार दबाव बना रहे थे बीजेपी है कि जेजेपी से नाता तोड़ लीजिए। बीजेपी ने तब नहीं तोड़ा, और अंततः ये हुआ कि दोनों बीजेपी से अलग हैं। आज बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापस लौट गए और जेजेपी अलग चुनाव लड़ भी रही है। तो ये दो पॉलिटिकल फैमिलीज की चुनाव से अलग, ये थोड़ा सी लोगों में हो सकता है उत्सुकता हो जानने की कि चौटाला परिवार में अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला, इनके बीच में पारिवारिक संबंध क्या वो भी नहीं रहे? देखिए, रंजीत चौटाला और दुष्यंत चौटाला के रिश्ते आपस में ठीक रहे। रंजीत चौटाला उनके मतलब दुष्यंत के दादा लगते हैं तरह से। वो निर्दलीय के बतौर मंत्री थे बीजेपी सरकार में, उनके रिश्ते अच्छे रहे। लेकिन इन लोगों के रिश्ते अब आपस में नहीं है। दुआ सलाम सार्वजनिक तौर पर अलग बात है, लेकिन कोई निजी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते नहीं है। और सबसे बड़ा दर्द जो है इस फैमिली के जो वेल विशर्स हैं उनको यही है कि परिवार नहीं टूटना चाहिए था, राजनीति अलग अलग हो जाती। भाई जगदीश हैं जो रवि लाल जी के बेटे हैं, वो अलग राजनीति करते रहे, प्रताप सिंह कांग्रेस की राजनीति करते रहे, रंजीत चौटाला करते रहे, लेकिन परिवार के तौर पे कम से कम उनके वो मन उठाव देखने में नहीं आया। उसके पीछे की कहानी है कि रंजीत चौटाला हमेशा से कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस में अपनी राजनीति करते रहे, कभी जीत नहीं पाए। लेकिन जैसे ही परिवार के अंदर सत्ता की हिस्सेदारी की बात आई तो टकराव हो गया। और आज स्थिति यह है कि आज 8 चौटाला परिवार के कैंडिडेट अलग अलग मुकाबले में खड़े हुए हैं। आपस में कहीं दादा पोता सामने है, कहीं चाचा सामने है, कहीं जेठानी देरानी सामने है। तो कुल मिलाकर 8 परिवार के ये तो बताना चाहिए जो आपने बताया। बिल्कुल सोचें आप, एक खानदान के 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभय चौटाला इलाहाबाद से, दुष्यंत चौटाला उचाना, दिग्विजय चौटाला, बताते जाइएगा कौन क्या लगता है एक दूसरे का, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दिग्विजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं। ठीक है, तो ये दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भाई हैं। रंजीत सिंह, रंजीत इनके दादा हुए जो चौटाला के भाई हैं। ओम प्रकाश चौटाला के ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। अर्जुन चौटाला ये अभय चौटाला के बेटे हैं। सुनैना चौटाला, ये सुनैना चौटाला, बताइए। और हैं जगदीश ओम प्रकाश जी के भाई हैं, उनका बेटे हैं रवि चौटाला, उनकी वाइफ है आदित्य देवीलाल, मंडी रब्बाली से।
आदित्य कौन है? आदित्य ओम प्रकाश चौटाला के एक और भाई हैं, उनके बेटे हैं जो कि उनके कांग्रेस बेटे में हैं। कुणाल करण सिंह टोहाना से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये- कर्ण और अर्जुन जो हैं वो अभय चौटाला के बेटे हैं, जो अब राजनीति में उतरने जा रहे हैं, क्योंकि पहले बड़े भाई के बेटे दुष्यंत चौटाला और वो पहले मैदान में उतर चुके थे। इस चुनाव से कर्ण और अर्जुन मैदान में उतर रहे हैं। और आठों के आठों, किसी के दादा, किसी के परदादा चौधरी देवीलाल जी के नाम पर चुनाव लड़ते एक हैं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जो परिवार में बंटवारा हुआ, आप देखें जब ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई, अजय चौटाला भी सजा में उनके साथ थे जेल यात्रा में, जेबीटी टीचर घोटाले में, और तब अभय चौटाला पार्टी चला रहे थे और ठीक ठाक पार्टी चलाई। और 2014 में अगर आप देखें हैं तो अच्छी खासी सीटें भी आई और 19 में भी बुरा हाल नहीं था। जो परिवार में बंटवारा हुआ इन दोनों भाइयों के बेटों की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर हुआ। ओके। अजय चौटाला चाहते थे कि विरासत दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला संभाल लें, और अभय चौटाला को डर ये था कि अगर ये आगे आ गए तो उनके बेटों के लिए कोई भविष्य नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में वो अतीत देख लिया था। ओम प्रकाश चौटाला इतना आगे निकल गए कि बाकी सारे भाई बहुत पीछे रहे। ठीक ठीक। अच्छा, आगे आपको हम आगे और सीटों की बात करें और हरियाणा के एग्जिट पोल और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताएं, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कही है, वो आपको बताते हैं। वो ठाणे में है, महाराष्ट्र में आज कई जगहों पर उनका दौरा लगा हुआ है। ठाणे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का नाम लेते हुए सीधा हमला किया, कांग्रेस सबको बांट रही है, यह अर्बन नक्सल की पार्टी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। उन्होंने कांग्रेस को अर्बन नक्सल गैंग बताया, कांग्रेस उसके सहयोगियों का एक ही मिशन बताया, सबको बांटो। कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। हम और आप अभी कश्मीर और जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो है महाराष्ट्र के मिशन पर लग चुके हैं। बिल्कुल, मोदी जी कहा जाता है कि चुनाव को लेकर आगे से तैयारियों में रहते हैं। उनका साफा और उनका बोलने का अंदाज निशाने पर कांग्रेस सब इशारा है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल गैंग चला रहा है, कहा प्रधानमंत्री। और बिल्कुल खासतौर पर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के हिसाब से सौरभ आप देखें तो आपको ध्यान होगा कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय जो कई सारी गिरफ्तारियां हुई और उसमें इस टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सब सामने आते हैं। तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कई सारे पॉकेट्स में इस नैरेटिव का बहुत महत्व है और बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में वो जीते हैं। जैसे बीजेपी के इंटरनल थिंकिंग के हिसाब से सौरभ समझें, हरियाणा बीजेपी हारेगी, हार्डली मैटर्स। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार अगर नहीं बन पाती है, हार्डली मैटर्स। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख सकती है, ना भी दिखे तो कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र बीजेपी लूज करती है तो वो उसके लिए एक बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र जैसा रिच स्टेट अगर आपके हाथ से जाए तो पॉलिटिकली फंडिंग के हिसाब से भी ये कितनी नुकसानदायक वाली बात है। और दूसरी चीज़ और देखें कि हाल के दिनों में आप कि जो भी रिच सिटी वाले स्टेट हैं वो बीजेपी के हाथ से जा रहा है। गुड़गांव अभी हाथ से जाता दिख रहा है, हैदराबाद आपके हाथ में नहीं है,
बेंगलोर आपके हाथ से जा चुका है। तो इस तरह की चीज़ों का होना राजनीति में बहुत नुकसानदायक होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अमित शाह पहले लगातार हर पॉकेट्स में मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और उसमें इस तरह के आक्रामक तेवर दिखाना यही है कि माहौल बनाया जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी अच्छा करे। ये महाराष्ट्र की बात हुई। आइए फिर हम जरा हरियाणा के चुनाव पर लौट आते हैं। आपको हम वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बता रहे हैं किस नेता का क्या हाल है उसके अपने चुनाव में। तोशाम की एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है, यहां से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही हैं। ये बंसीलाल की पुत्रवधू पोती किरण चौधरी पुत्रवधू हैं, उनकी बेटी है और कहा जाता है कि उनकी विरासत की पगड़ी श्रुति चौधरी के सर पर बंधी है। उस विरासत की लड़ाई में आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी में आई हैं। अनिरुद्ध चौधरी वो भी बंसीलाल परिवार से ही हैं, लेकिन सीट बदलकर अब की बार यहां पहुंचे हैं। इनका जीतना बहुत इस बात पर निर्भर करेगा सौरभ कि जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, जो जाट कम्युनिटी से ही आते हैं और लगातार विरोध रहा है इन लोगों का, वो किस हद तक सपोर्ट करते हैं। अगर उस सक्रियता के साथ उन्होंने सपोर्ट किया तो फिर इस सीट को निकालेंगे। और जिला के हिसाब से देखें, हरियाणा के सभी जिलों की अगर बात करें तो भिवानी महेंद्रगढ़ का जो जिला है जिसके अंतर्गत ये तोशाम आता है, वहां बीजेपी मान के चल रही है कि सभी जिलों में शायद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा की सीटों की संख्या के हिसाब से वही हो उसका। और श्रुति चौधरी का चुनाव एक और मामले में लिटमस टेस्ट है। माना जाता है कि जाट वोट बीजेपी से नाराज है। अगर ऐसा है तो श्रुति चुनाव नहीं जीत सकती, और अगर श्रुति चुनाव जीतती हैं तो आप सीधे तौर पर यह नहीं कह सकते कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। सही कहा सर? मैं सौरभ पवन थोड़ा सा इससे डिफर करूंगा। मैं ये मान के चलता हूं कि जाटों के अंदर बीजेपी को लेके नाराजगी है हरियाणा में मोटे तौर पे। जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ के लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, वो खुद जाट कम्युनिटी से हैं, लेकिन इस बार उनका अगर आप मार्जिन देखें पवन, तो हार्डली मार्जिन उनका 45,000 का था। पिछली बार वो 3.5 लाख से जीते थे। तो आप सोचो कि जाट कम्युनिटी का व्यक्ति अगर अपने लिए वोट लाने में इतनी मशक्कत कर रहा हो, और ये तीसरा चुनाव उन्होंने जीता है, तो फिर मोटे तौर पर क्या स्थिति है? तो मोटे तौर पर जाटों के अंदर वो एक है कि एंटी बीजेपी फीलिंग, किसान आंदोलन तो आपने किया, नतीजा बता दिया। अब श्रुति के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है उसका इशारा आपने कर दिया है, जो इक्वेशन हमने लगाई थी। अगली सीट नारनौंद की सीट है। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने जस्सी पेटवार कांग्रेस से हैं और उम्मेद लोहन ये आईएनएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। बिल्कुल, कैप्टन अभिमन्यु जाट उम्मीदवार हैं। उनका अच्छा खासा उन्होंने काम किया था, वित्त मंत्री रहे थे 2014 की सरकार में। लेकिन उसके बाद 19 में जो एक माहौल बना था कि जाटों का मान सम्मान बीजेपी नहीं कर रही है और हराना है, उसके शिकार कैप्टन अभिमन्यु हुए थे। और उनके साथ दिक्कत यह है कि कैप्टन अभिमन्यु चुनाव हारने के बाद वहां से ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। अब की बार टिकट मिला है तो दोबारा एक्टिव हुए हैं। और जस्सी पेटवार जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पसंद है, और दीपेंद्र हुड्डा ने उनके लिए अच्छा खासा प्रचार किया है। तो जस्सी पेटवार एक बड़ी चुनावी टक्कर दे रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु के लिए चुनाव आसान नहीं है। आसान नहीं है, मुश्किल चुनाव है। हालांकि कहा जाता है कि अगर आप एक बार किसी को सिर्फ हरियाणा में कहते हैं ना मरोड़ निकालने के लिए, आकड़ निकालने के लिए चुनाव हरा देते हैं, तो अगली बार आपका गुस्सा शांत भी हो जाता है। तो अगर वो गुस्सा शांत हुआ तो बेशक, वरना ये मुश्किल चुनाव एक बार फिर कैप्टन अभिमन्यु के लिए हो सकता है। आदमपुर से एक बार फिर बहुत रिच कैंडिडेट हैं वो। हाँ बिल्कुल रिच कैंडिडेट है, रोहतक से हैं। कैप्टन अभिमन्यु व्यक्तिगत तौर पे संसाधन के मामले में बहुत रिच है। सेकंड रिच है शायद हरियाणा में। हरियाणा के सेकंड रिचेस्ट है सावित्री जिंदल के बाद, और हरियाणा में उनका गृह जिला जो है वो रोहतक है। अच्छा, हुड्डा के पड़ोसी हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के चंद्र प्रकाश के सामने। भव्य बिश्नोई भजनलाल के पोते भजनलाल हैं, परिवार से। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, भजनलाल के पोते हैं, और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बाई इलेक्शन लड़े थे, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, तब विधानसभा से भी इस्तीफा दिया था बीजेपी में शामिल होने से पहले। तो ये पहला बाई इलेक्शन था, दूसरा फुल फ्लेजेड इलेक्शन है। और ऐसा लगता नहीं है, हालांकि बंसीलाल जो भजनलाल का पहले पूरे हरियाणा में जो एक आधार होता था नॉन जाट पॉलिटिक्स में, वो लगातार सिकुड़ता गया है। दोनों बेटों की लड़ाई में चंद्रमोहन कांग्रेस में है, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है। लेकिन भव्य बिश्नोई को मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा समस्या आदमपुर से जीतने में आएगी। हार जीत के मार्जिन पर जरूर नजर रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि 9 बार या कहें कि 1967 के बाद से भजनलाल परिवार इस सीट पर लगातार जीतता रहा है। अब भव्य बिश्नोई के सामने जो चुनौती है वो ये है कि जो विरासत को जानते थे, पहचानते थे, वो अब
साइड में बुजुर्ग हो गए हैं, जो नौजवान हैं उनके साथ भव्य बिश्नोई का कनेक्ट कितना है। खासकर किसान आंदोलन को लेकर कई जगह पर कुलदीप बिश्नोई को माफी भी मांगनी पड़ी, तो मार्जिन बहुत माइनर रहने वाला है आपकी बार। हालांकि ये जीत जाएंगे इस बात में शायद कोई शंका जताए। अब आप लेकिन हाँ, अगली चुनौती सीट है। पर बताएं कि हार जीत किसकी हो रही है, तो हम माने जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं। विनेश फोगाट इस इलेक्शन के अंदर अपने आप में एक बिल्कुल अलग एक्स फैक्टर कह लीजिए, अलग एक फैक्टर है। उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज में जिन्होंने जो कुछ उन्होंने कहा है, उनके अपनी बातों में जितना कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दिया है, तो एक ये महिला पहलवानों को लेकर के बीजेपी के खिलाफ को अगर कोई नाराजगी रह सकती थी, हो सकता है कि विनेश ने जितने इंटरव्यूज दिए शायद उसमें खुद ही उन्होंने कुछ वो तपिश कम कर दी हो। विनेश फोगाट, उनके सामने योगेश बैरागी, कविता रानी, अमरजीत ढांडा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, विनेश फोगाट को कांग्रेस ने आसान सीट नहीं दी है। पिछली बार 2019 के चुनाव में कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही थी, लगभग 12% वोट मिले थे। अमरजीत ढांडा यहां से जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पिछली बार चुनाव जीते थे। तो विनेश फोगाट के लिए इकलौती चीज जो फैक्टर काम कर सकता है वो ये है, क्योंकि जेजेपी कमजोर पड़ी है और जेजेपी के वोटर बीजेपी के विरोध के वोटर थे, तो अगर वो शिफ्ट करते हैं तो यहां विनेश के लिए राह आसान होगी। लेकिन कांग्रेस ने भी उनको वो सीट दी है कि जीत के आओ, प्रूव करो, तो राजनीति में आपका स्वागत है। तो जींद वो जिला है जहां पर जिसका दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी यहां पर विनेश फोगाट को है। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ का माहौल है, ऐसे में विनेश फोगाट को उम्मीद की जा सकती है। विनेश का अपना इलेक्शन, राजकुमार जी, और उसके अलावा मैं देवेंद्र में आता हूं, और उसके अलावा पहलवान बेटियों का सम्मान, बेटियों का आत्मसम्मान, वो इस चुनाव में कोई मुद्दा बन पाया या नहीं? देखिए, मुद्दा बनाने की कोशिश तो निश्चित रूप से की गई और 3 चीज़ों को की गई, और तीनों को आप आपस में जोड़ भी सकते हैं। किसान का मुद्दा हो, अग्निवीर के सहारे जवान का मुद्दा हो, या महिला पहलवानों के धरने के जरिए बेटियों का मुद्दा हो। कांग्रेस ने तीनों मुद्दों को उभारने की कोशिश की और भावनात्मक मुद्दे हैं, इसलिए इन्होंने काम भी किया। पर आप एक चीज़ देखें कि जिन विनेश फोगाट को शुरू में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद हरियाणा में कांग्रेस के लिए स्टार कैंपेनर भी होंगी, वो अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पाई। उसकी वजह क्या है कि प्रदीप बैरागी के रूप में एक सोशल कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के बीजेपी ने अच्छा कैंडिडेट दिया। आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को, जो खुद एक रेसलर है, और जब धरना हो रहा था जंतर मंतर पर उनके समर्थन में गई थी विनेश फोगाट की, उनको कैंडिडेट उतारा। कास्ट कॉम्बिनेशन भी, कविता दलाल भी जाट कम्युनिटी से आती हैं, तो विनेश फोगाट जीत तो जाएंगी, उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। अच्छा, लेकिन जिस तरह का एक माना जा रहा था कि स्टार कैंपेनर हो जाएंगे और ये मुद्दा पूरे हरियाणा में मदद कर जाएगा कांग्रेस को, वो करता हुआ नहीं दिखा। एक फैक्टर और है सर इसमें, जो हमने जुलाना में डिस्कस नहीं किया। बैरागी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो जींद के सफीदों से टिकट मांग रहे थे। वहां उन्होंने मेहनत की थी, जनसंपर्क किया था, और उन्हें सीट दे दी गई जुलाना। और हरियाणा में जब तक आपके पास 10-15 हजार व्यक्तिगत वोट ना हो, तब तक जीत आसान या मुश्किल नहीं होती। तो बीजेपी ने जाने अनजाने यहां मदद कर दी है इसकी, अपनी रेसलर बेटी की, ये जो कांग्रेस का दावा है। क्योंकि बैरागी यहां पर जनसंपर्क नहीं है, वो भी बाहरी कैंडिडेट है। और जुलाना में जो आरोप लग रहा था विनेश फोगाट पर कि वो तो बाहरी हैं, बाहर से आई हैं, तो दोनों का फैक्टर नल आउट हो रहा है, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। विनेश फोगाट की बातें चर्चा में जरूर रही हैं इस इलेक्शन में। उनका सारा कैंपेन इस बात पर रहा कैसे मेरी केंद्र सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मेरी मदद नहीं की। लेकिन वो काउंटरडिक्ट भी करती रही कि मुझे कभी फोन नहीं आया मोदी जी का, फिर कहा फोन आया मैंने उठाया नहीं, मेरी मदद नहीं की ओलंपिक संघ ने, नहीं तो मैं मेडल लेकर के आ जाती। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, लेकिन विनेश फोगाट इस चुनाव में भले ही कोई फैक्टर ना रही हो, लेकिन इस चुनाव से 3, 4, 5, 6 महीने पहले जो माहौल बनाने का काम हो रहा था बीजेपी के खिलाफ, उसमें उन्होंने रोल अदा किया है। और कांग्रेस के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस के बारे में कहा भी जाता है कि किसी चीज़ को कांग्रेस पार्टी बहुत ठंडा करके उसका इस्तेमाल करती है फिर किनारे कर देती है। तो विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। विनेश फोगाट का जो प्रोटेस्ट था वो कांग्रेस पार्टी के लिए इस रूप में इंपॉर्टेंट था कि हरियाणा में उन्होंने ये नैरेटिव चला दिया कि हरियाणा की बेटियों के खिलाफ केंद्र की बीजेपी की सरकार है, और वो नैरेटिव बहुत काम किया है बीजेपी के खिलाफ जाने में। अदरवाइज इस चुनाव के लिहाज से अगर बात करें, जो सीट भी उनको दी गई है वहाँ पे जाट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जाटों की बेटी के चेहरे के तौर पे आप हो, कांग्रेस पार्टी ये मान के चल सकती है कि हाँ आपको जीत हासिल होगी। लेकिन कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा विनेश फोगाट को, ये कांग्रेस के स्कीम ऑफ थिंग्स में कभी नहीं था, ना कभी है। हालांकि बीजेपी ने काउंटर करने की कोशिश की, जिस तरीके से बबीता फोगाट आ गई हैं, महावीर फोगाट भी आ गए अंत में, तो बिल्कुल उन्होंने भी कहा कि
ऐसा माहौल जैसा बनाया गया बीजेपी के खिलाफ वैसा माहौल नहीं है। अब ये देखना होगा कि उसका कितना असर उस काउंटर नैरेटिव का रहा। आगे बात करेंगे, अब जुलाना के बाद अटेली सीट की बात करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग सीट है। आरती सिंह राव बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, राव बीरेंद्र सिंह की बेटी जी। और ये आप जहां की बात कर रहे थे भी हम लोग ब्रेक में, गुड़गांव बिल्कुल बेल्ट, वहां का चुनाव। कहा जाता है कि ये यादव बेल्ट जिसको कहते हैं अहिरवाल बेल्ट, उसका एक चुनाव है। आरती राव और अनीता यादव दोनों यादवों के बीच मुकाबला है। और दिलचस्प बात यह है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी को जिताने के लिए वहीं पे प्रवास किए हुए थे, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। उन्होंने अपने पुराने वादे, पुरानी बातें, पुराने रिश्ते याद दिलवाए हैं। और यहां आरती राव को जीतने में ज्यादा दिक्कत या परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहिरवाल में कम से कम इस बात को लेकर सहमति है कि यादव बीजेपी के साथ हैं और उनके राव इंद्रजीत नेता हैं, तो बेटी पर विरासत पास करनी है। आपको क्या लग रहा है सर, कितना मुश्किल कितना आसान? मुझे नहीं लगता कि आरती राव के लिए कोई मुश्किल होगी। राव इंद्रजीत सिंह जब कांग्रेस में थे तब भी, और जब बीजेपी में 2014 के बाद से बीजेपी में भी अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे सम्मानित नेताओं में से एक हैं। तो उनकी बेटी को, जिसके लिए वो 2014 से ही टिकट मांग रहे थे, 2024 में आके मिला है, जीतने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन असल चीज होगी कि अहिरवाल में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा पिछले दोनों चुनावों में, 2014 में ज्यादा अच्छा था, 2019 में और कम हुआ, वो 2024 में कितना रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस इस पर डिपेंड करेगा। अहिरवाल पर परफॉर्मेंस कैसा है, फरीदाबाद पलवल जहां बीजेपी ने पिछली बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था वहां कैसा है, और जीटी रोड पर कैसा है। इसमें सौरभ एक चीज़ आप देखें कि पिछले लोकसभा चुनाव के राव इंद्रजीत सिंह का 2019 का जो मार्जिन था, 2024 का जो मार्जिन है, उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है, काफ़ी डिटेरिएशन है। दूसरी चीज़ कि इस बार जितने पोस्टर्स लगाए गए अनीता राव के में, उसमें भी राव इंद्रजीत की तस्वीरें ज़्यादा हैं उनकी बेटी की, स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि नेता वही हैं। और बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो बीजेपी ने यह बना लिया था कि एक परिवार से दो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। हरियाणा के चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले ही उस रणनीति में बदलाव किया, और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले हमारे सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से राव इंद्रजीत सिंह को बता दिया गया था कि आपकी बेटी की सीट फाइनल है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को भी कितना रियलाइजेशन है इस बात का कि इस बार हरियाणा का चुनाव कितना डिफिकल्ट होने वाला है, और अपने प्रदेश के जो भी क्षत्रप हैं उनको आपको सेटिस्फाई करके रखना होगा। उसी का हिस्सा ये हालांकि वो दर्द पूरी तरह दूर कर नहीं पाए राव इंद्रजीत सिंह जी का। उन्होंने कहा मेरा प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, मैं स्टेट मिनिस्टर का स्टेट मिनिस्टर ही रह गया, खट्टर साहब कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन सर उस दर्द का असर जमीन पर यह भी हो सकता है एक, क्योंकि यादवों को बेस्ट बेट था कि अगर खट्टर हटते हैं तो अगले सीएम के तौर पर हमारे राव साहब आगे हो सकते हैं। लेकिन जब उनको सीएम नहीं बनाया गया तो इस बात को लेकर जो यादव बेल्ट है, अहिरवाल बेल्ट, उसमें एक नाराजगी है, और उसका बैरोमीटर अब की बार का चुनाव होगा।